गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और पिछली कक्षा में पिछली क्लास जो हुई थी, पिछले पीरियड में हमने क्या पढ़ा था आपको याद होगा। उसमें हमने पढ़ा था बायो-सावर्ट का नियम। और बायो-सावर्ट के नियम का संबंध किससे था? किसी धारावाही चालक तार, एक परिमित लंबाई के चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के नज़दीक किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमने निकाला था dB, जो कि उसमें चालक तार में बहने वाली धारा और जो हमने उसका छोटा सा अल्पांश या अवयव लिया था वो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। साथ ही साथ उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उस चालक तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। आपको शायद याद आ गया होगा। इसी तारतम्य में आगे चलते हैं। अब हमने उस चालक तार के स्थान पर एक धारावाही वृत्ताकार पाश या लूप को लेना है और उस वृत्ताकार पाश के अक्ष से या उसके केंद्र से उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर इसी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह की स्थिति होगी और ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ जो आपकी बुक में भी है और यहाँ आप देख सकते हो। इस डायग्राम को पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि एक वृत्ताकार लूप या पाश है और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, धारा आई यहाँ दिखाई दे रही है। आई विद्युत धारा आई इस पूरे वृत्ताकार मार्ग में प्रवाहित हो रही है। तो ये हमारा जो पाश है ये कहलाएगा विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश और इसकी त्रिज्या आपको दिख रहा है यहाँ पर कैपिटल R है। इस धारावाही वृत्ताकार पाश के केंद्र पर आप देखिए बिंदु O बना हुआ है। ये बिंदु O यहाँ पर तीनों अक्षों के लिए मूल बिंदु की तरह है। देखिए, आप देख सकते हैं ये वाया चुंबक दिख रहा है आपको, Z अक्ष और ये X अक्ष। इस X अक्ष पर ही हमें कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेना है और उस बिंदु P की दूरी हम कहाँ से लेंगे? वृत्ताकार पाश के अल्पांश से या अल्प अवयव dl से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ dl बना हुआ है, एक छोटा सा डार्क निशान वृत्ताकार पाश में। यहाँ से वेक्टर r दूरी पर है बिंदु P। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। और इसके अलावा इस चित्र में क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है? ये dB और यहाँ पर एक निशान दिख रहा है लंब का, यानी अभिलंबवत है वो dB वहाँ जो दिख रहा है आपको। और एक dB चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष के अनुदिश है, इसलिए dB x लिखा है और एक केवल dB लिखा है जो इन दोनों का परिणामी है। तो इस तरह से चित्र आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं कि कैसे इसकी गणना करते हैं। तो इसकी गणना भी बहुत आसान है। इसकी गणना करने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ये धारावाही वृत्ताकार पाश में जो विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है उसकी वजह से बायो-सावर्ट का नियम का उपयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। देखिए, ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि आपको बायो-सावर्ट नियम समझ में आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि dB जो लिखा है, इस dB के इज इक्वल टू में कल हमने देखा था परिमाण के रूप में हमने लिखा था चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण d वेक्टर dB ऐसा मॉड के अंदर इज इक्वल टू μ0/4 पाई। ठीक है, ये लिखा था I और dl क्रॉस d वेक्टर l क्रॉस वेक्टर r, ये दोनों का सदिश गुणनफल बटे r की घात 3। ये परिमाण हमको मिल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का उस बिंदु P पर जो कि हमारे जो वृत्ताकार धारावाही पाश है उसके किसी अल्प अवयव से वेक्टर r दूरी पर स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो चित्र है उसमें आप देखेंगे आपको इस तरह से एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है।
इसमें मैंने यहाँ पर बना दिया बिंदु P, ये आपका dB लंबवत वाला आपको मिल जाएगा, 1 dB यहाँ मिलेगा, 1 dB x अक्ष के अनुदिश मिलेगा। यहाँ पर अल्पांश dl है और ये जो दूरी है ये वेक्टर r है, ये जो है त्रिज्या है पास की कैपिटल R है और ये स्मॉल x है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम तीनों में संबंध निकालें r कैपिटल R और x में, तो क्या होगा संबंध? r का वर्ग बराबर होगा x का वर्ग धन कैपिटल R का वर्ग। ये पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर हम उपयोग में लाएंगे, जिससे कि हम यहाँ इस r के वर्ग का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पास का कोई भी अवयव इस अवयव से अक्षीय बिंदु के विस्थापन सदिश के लंबवत होगा, जो भी हमने चित्र में देख चुके हैं। dl yz दिशा में, जबकि विस्थापन सदिश वेक्टर r अवयव dl से अक्षीय बिंदु P तक xy तल में है। ये वाली बात आपके समझ में आना चाहिए कि जो dl है वो yz दिशा में है। अब आप चित्र को देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। और विस्थापन सदिश वेक्टर r अवयव dl से अक्षीय बिंदु P तक xy तल में है। क्या चित्र को देखने की आवश्यकता है? चलिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने आपको दिखाया x y, ये xy तल इधर है और हम जो बात बोल रहे हैं वो dl और वेक्टर r के बारे में बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ स्पष्ट हो गई कि dl yz दिशा में, देखिए ये dl जो है ये yz दिशा में, आप चित्र देखते जाइए आपको समझ में आ जाएगा। dl जो है yz दिशा में है और विस्थापन सदिश वेक्टर r जो है वो dl से अक्षीय बिंदु P तक xy तल में है। मॉड dl क्रॉस r बराबर r dl। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर बात आ गई अभिलंबवत की। अभिलंबवत होने में क्या होगा आप बताइए? थीटा का मान होगा 90 डिग्री और ऐसी स्थिति में जब आप मॉड dl क्रॉस वेक्टर r निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? r dl sin 90, क्योंकि हमने बोला इन दोनों के बीच कोण कितना है? 90 अंश का, लंबवत बोल रहे हैं। अब वो कोण आपको समझ में कैसे आएगा ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, पहले इसको देख लीजिए आप कि वो कोण 90 अंश का कैसे बनेगा। चित्र में मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अब आप फिर से डायग्राम आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये वाला जो बिंदु, ये जैसे मैंने दिखाया आपको dl, ये कर्सर दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अब हमारा r और dl के बीच का कोण अगर हमको दिखाना है, चूंकि ये 2 डायमेंशन है इसमें नहीं बनता है, इसलिए अगर हम ऐसा देखें तो यहाँ पर ये जो है r और ये है dl, देखिए मैंने बनाया ऐसा। तो यहाँ पर ये जो कोण होगा दोनों के बीच का वो कितना होगा? 90 डिग्री। या हम कह रहे हैं शब्दों में, क्या कह रहे हैं हम कि अभिलंबवत है। तो अभिलंबवत है इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का कोण 90 अंश का है। ऐसी स्थिति में r dl sin 90 की वैल्यू क्या जाएगी? sin 90 क्या होगा? 1। तो यहाँ पर हमको मिलेगा r dl के r dl का हम उपयोग करेंगे तो आप देखिए क्या हमको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये कैसे आता है देखिए, अभी आपको बता रहा हूँ मैं। ये हमने जो dB के इक्वल निकाला था, ये तो आपको समझ में आ गया, इसका मान r dl है। हमने क्या निकाला था? ऊपर पहला पद जो था हमारा dB इज इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में है, नहीं परिमाण है तो केवल dB लिखिए। dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I मॉड वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। अब यहाँ पर μ0/4 पाई I, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। क्या निकाला हमने? r dl, तो यहाँ पर लिख देंगे r dl अपॉन r क्यूब। ठीक है। अब इस r से ये r क्यूब कट गया तो क्या हो गया? r स्क्वायर। अब देखिए
उससे वेक्टर r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, इसमें dv की दिशा आपको मैंने बताया चित्र में, एक x अवयव के सापेक्ष dvx है, x अक्ष के लंबवत dv लंबवत है और एक dv है। तो इन सब के लिए अब यहाँ पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के घटकों का उपयोग करते हैं, है ना, यानी dv के 3 घटक हो गए, एक लंबवत है, एक क्षैतिज है और जो परिणामी है उनके बीच से जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में आपको cos थीटा का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए वही चित्र जो आपका है उसी में x दिशा के अनुदिश नेट योगदान पाश के ऊपर dvx dv cos थीटा को समाकलित करके प्राप्त किया जा सकता है। और इस चित्र के लिए dvx की जगह पर हम लेंगे dv cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, r/x² प्लस r² की घात 1/2 यानी अंडर रूट में। ये कैसे आएगा, चित्र से निकाल सकते हैं हम। उसी चित्र में आप जब cos थीटा का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा वही समकोण त्रिभुज है हमारा। फिर से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसी समकोण त्रिभुज में हमने जो देखा है यहाँ पर, ये आपका वेक्टर r है, यहाँ dl है, ये 90 डिग्री है, ये कैपिटल R, ये x और ये वाला कोण हमारा होगा cos थीटा इज इक्वल टू r/x² प्लस r²। r अपॉन क्या होगा, स्मॉल r, लंब बटे कर्ण। और आपको मालूम है r² इज इक्वल टू क्या है, x² प्लस r²। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x² प्लस r², या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, x² प्लस r² की घात 1/2। ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल r की। तो यहाँ पर अगर हम cos थीटा लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, cos थीटा बराबर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r हम कहाँ से निकाल रहे हैं, ये वाले रिलेशन से, r² इज इक्वल टू x² प्लस r²। तो इसका वर्गमूल लेने पर r की वैल्यू मिलेगी। तो जब वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, उस चिन्ह को हटा के हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, घात में 1/2। देखिए वही आया। तो हमने cos थीटा निकाला। अब dvx को निकालना है, यानी x अक्ष के अनुदिश निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, dvx इज इक्वल टू μ0/4π, वैसे आ गया, आइडियल वैसे आ गया। अब यहाँ पर ही क्या आ गया, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर r अपॉन क्या रख दिए, r/x² प्लस r² की घात 3/2। इसको समीकरण नंबर आप देते जाइए समस्त पास पर। अब जैसे हमने उसको कैसे निकाला, केवल एक छोटे से अल्प अवयव के लिए हमने वो dv निकाला था। पूरे पाश पर dl अवयवों को इकट्ठा करते हैं तो पूरी परिधि में, जैसे मान लीजिए ये वृत्ताकार पाश है, दिख रहा है ये। अब हमने क्या किया था, इसका अल्पांश लिया था, इतना हिस्सा लिया था ये केवल, और इसके सापेक्ष हमने इसके जो अक्ष से, ये हमने अक्ष से ऐसा देख सकते हैं आप, बिंदु P इधर है मान लीजिए, उस बिंदु P से हमने क्या किया था, उस बिंदु P पर हमने क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। लेकिन हमने किसके लिए ज्ञात किया था, केवल इतने अल्प अवयव के लिए। अब ऐसे अल्प अवयव सारे अगर जोड़ेंगे तो ये गोल घेरा आपको वृत्त का दिख रहा है, क्या बन जाएगा, 2πr, यानी पूरी परिधि हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर 2πr लिखा है कहीं, ये देखिए। तो सारे पास जोड़ देंगे, पास के सारे अवयव जोड़ देंगे छोटे छोटे, तो क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त, यानी धारावाही वृत्त का पास। तो उस पूरे पास के लिए जब हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु P पर, तो वो होगा वेक्टर V बराबर Vx I। आई हम आर्थिक सदिश है, दिशा बताने के लिए सदिश रूप में हम दिखा रहे हैं, इसलिए दिशा जरूरी है। और इस Vx की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाले, वो यहाँ लिख रहे हैं। उपरोक्त परिणाम की एक विशेष स्थिति के रूप में हम पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम पाश से दूर जाकर के देख रहे थे ना, पाश के केंद्र से हमने
दूरी लिया था उसकी, एक्स अक्ष पे जो लिया था। तो अब केंद्र पे अगर निकालना है तो ये जो एक्स वाली डिस्टेंस है, जो एक्स अक्ष वाली है, वो कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? r की घात 2 गुणा 3/2 और 2 से 2 कट जाएगा, r की घात 3 हो जाएगी, और r की घात 3 r की घात 2 से कट जाएगी, 1 r बचेगा। हमारा रिजल्ट क्या होगा? वेक्टर b0 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2r i स्मॉल i यूनिट में। ठीक है, समझ में आई ये बात? कैसे आया ये dxi? यहां से टू पाई आर पूरे के लिए जो हमने लिए तो पूरी परिधि के लिए, तो देखो यहाँ आर स्क्वायर भी आ गया। किसकी जगह आपने लिखा 2 पाई आर? ये आर की जगह जो आर था वो आर अब क्या बन गया? 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर स्क्वायर होगा, μ0 अपॉन 4 पाई आई dl। ये dl इस dl की जगह पर है ना, ये dl अब dl नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई आर और r ये गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब dl की जगह पर आपने क्या ले लिया? पूरे पाश की परिधि। परिधि लेने पर dl की वैल्यू 2 पाई आर आप यहाँ पर रखते हो, इस dl की जगह 2 पाई आर, तो क्या बन जाएगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर। आर का गुणा हो जाएगा, ये 2 से 4, ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वहां पर नीचे 2 पाई आया है। देखिए यहाँ पर नीचे 2 आया है, पाई तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पाई से पाई भी कट जाएगा, ये पाई भी इस पाई से कट जाएगा। ठीक है, तो पाई भी नहीं आएगा यहाँ पर, केवल क्या आएगा? b इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू bx यूनिट वेक्टर i इज इक्वल टू μ0 i r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2 i। ये आपका समीकरण हो गया। ये पूरे पाश के कारण उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, अब अगर हम वृत्ताकार धारावाही पाश के केंद्र की बात करते हैं तो इसका मतलब हमको इस समीकरण में x को 0 करना है। केंद्र मतलब आपकी वो जो दूरी है x, जो कहे अपन दूर तक p तक, वो वापस आप केंद्र पर आएंगे तो वो 0 हो जाएगी। केंद्र पर ये x के मान 0 रखने पर आपको ये मिलेगा, वेक्टर b0 इक्वल टू μ0 i अपॉन 2r यूनिट वेक्टर i। वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्ताकार पाश बनाती हैं, जो अभी आपको अगले चित्र में मैं दिखाने वाला हूं। देखिए बंद वृत्ताकार पाश कैसे बनाती है। वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्ताकार पाश बनाती हैं। आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है? वृत्ताकार तार के चारों ओर अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार मोड़िए कि उंगलियां विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करें। ये देखो चित्र में दिखाया है मोड़कर। ये वृत्ताकार पाश है, 2 एरो दिख रहे हैं आपको ब्लैक वाले। यस, अब इसके नीचे हाथ बना हुआ है, तो ऐसा अगर हाथ को मोड़ते हैं वृत्ताकार पाश के सापेक्ष हम, ठीक है, तो क्या होगा? अंगूठा जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। आप देखिए यहाँ सारे जो एरो लगे हुए हैं, तीर के चिन्ह, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इन पर आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको इस प्रकार हाथ को फैला करके प्राप्त की जा सकती है। इसी विद्युत वाही पाश का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये भी राइट हैंड रूल के उपयोग से हो रहा है। और इसमें पाश के ऊपरी पार्श्व को, यानी ऊपर के हिस्से को उत्तर ध्रुव और निचले पार्श्व को दक्षिण ध्रुव माना जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाश के ऊपरी हिस्सा ये जो होगा पाश का, ये कहलाएगा नॉर्थ पोल, और नीचे वाला हिस्सा जो छुपा हुआ है वो कहलाएगा साउथ पोल। कुछ आंतरिक उदाहरण है जो आपको निश्चित तौर से करना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले टॉपिक में हम जाएंगे, जो आपको पढ़ के रखना है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर ने परिपथ से संबंधित कुछ नियम दिया, वो आपको तैयार करना है अगले पीरियड के लिए। तो आप उसको भी पहले से पढ़ के तैयार रहिएगा। और ये वाला जो आज हमने डेरिवेशन किया है, इसको लिख लिख कर अभ्यास कीजिए, बिना देखे बार बार लिखिए, डायग्राम बनाइए और इस तरह से प्रैक्टिस करिए कि आप उसको
पूरा डेरिवेशन बिना देखे लिख पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।